नमस्कार, सलाम, आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने एक अफसाना पेश करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है बदला। ये अफसाना मैंने दिल्ली उर्दू एकेडमी में 24 जुलाई 2022 को पेश किया था और इस अफसाने को आप लोगों के सामने लाने की गरज ये है कि आप लोग सुने और अपने तासुरात हमें बताएं ताकि जो भी लिमिटेशंस और कमियां हैं और उसको मैं दूसरे आने वाली तख्लीक़ात में सुधार कर सकूं। तो पेश है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। हकीम अख्तर अपने खेत में भैंस के लिए चारा काट ही रहे थे, तभी थोड़ी दूर पर बालक राम ने आवाज दी, अरे हकीम जी हो, बाद में चारा वारा काट ले हो, पहले आओ बीड़ी पी लो। यही कहते हुए बालक राम करीब आते हुए खेत की मेड़ पर बैठ गए और बीड़ी जलाते हुए हकीम जी से मुखातब हुए। हकीम जी ने भी बालक राम के सम्मान में थोड़ी देर के लिए चारा काटना बंद कर दिया और बालक राम से महवे गुफ्तगू हुए। बालक राम बीड़ी का कश खींचते हुए बोले, हकीम जी हो, इस बार जाने रहे हो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। बालक राम की तरफ नज़र उठाते हुए हकीम जी बोले, अरे बालक दद्दू सुनो, प्रधानी अब काजती जमील खां, प्रधानी अब ख्वाब हो गई जमील खां के लिए। जमील खां फूलनपुर के प्रधान थे जो कि सालों से अपने गांव वालों पर बिलवास्ता जुल्म और ज्यादती करके और डरा धमका करके प्रधान बने बैठे हुए थे। शमशेरपुर के वासियों ने जमील खां को खूब अच्छी तरीके से जान लिया था कि जमलू गांव वालों को गरीब ही देखना चाहता है और तालीम से दूर रखकर हमेशा गांव का प्रधान बना रहना चाहता है। बालक राम भी हकीम जी से हाँ में हाँ मिलाने लगे, कहने लगे कि फूलनपुर ग्राम सभा में अब वही प्रधान होगा जो अमन और सुकून से लोगों को रहने देगा। अब लड़ाई दंगा करने वाले लोग प्रधानी का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। बालक राम कहते हुए चुप हो गए। बालक राम चाहते हैं कि दूसरे गांव का उम्मीदवार सत्यपाल यादव जो बालक राम ही की बिरादरी का है, इसलिए बालक राम हकीम जी से साफ लफ्जों में कह भी नहीं पा रहे हैं कि इस बार सत्यपाल यादव को वोट किया जाए। बस जमील खां की प्रधानी की मनफी कारगुजारी को गिनाते जा रहे हैं। हकीम जी की दुखती रख पर हाथ रख रहे हैं कि जमलू तुम्हारे परिवार का कभी नहीं भला चाहेगा। और आवाज तो दूर की बात, एक शौचालय तक नहीं दिया, जबकि दूसरे लोगों को दो दो आवाज दे दिए और नरम और गरम दोनों लहजे में सत्यपाल यादव के हक में वोट करने के लिए उकसा रहे हैं। साथ ही साथ बात को उमूमी रंग देने के लिए ये भी कहे जा रहे हैं, सब अपन अपन देखत हैं, जनता की परवाह किसको है। दरिस न भैंस का चारा लेकर हकीम जी घर आए, मगरिब की नमाज पढ़कर सीधे जमलू प्रधान की बैठक में बैठने पहुंच गए, जहां पहले से ही 40-50 लोग एक इज़्दिहाम के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे और एक दूसरे को बतौर तंज तज़हीक मजाक करने में मसरूफ थे। हकीम जी के पहुंचते ही 4-5 लोग अपनी कुर्सियों का रुख हकीम जी की तरफ मोड़ा और लगे सवाल पर सवाल दागने। हकीम जी, सब ठीक बा, आप तो गांव की ज़मीनी सच्चाई जानते होंगे, आप तो जमुनापुर और जैतापुर और आसपास के गांवों में भी दवा देने जाते हो, बताओ लोगों का क्या मिजाज है, क्या रुख ले रहा है चुनाव। हकीम जी सबकी बातों गौर से सुनते हुए बोले, इस बार भी जमलू ही की जीत होगी। ऐसी जगह पे खरंजा लगा दिया है जहाँ इंसान पैर भी नहीं रख सकता था कीचड़ की वजह से। काम के दम पर जीत होगी जमलू की। ग्राम सभा के तीनों गांव में भारी बहुमत है जमलू की। जमलू और हकीम अख्तर दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और रिश्ते में दोनों चचाजाद भाई थे। इसी चेमी गोई के दौरान बैठक में बालक राम भी आ गए। दोनों बैठक में लोगों को दिलासा दे रहे हैं और खुश कर रहे हैं कि इस बार भी जमलू की जीत पक्की है। बालक राम ने खुद को मजबूती के साथ पेश करने के लिए ऐसे किस्से गढ़े कि लोगों को यकीन हो गया कि बालक राम जमलू का खास आदमी है। बालक राम कहने लगे कि अभी राकेश मिला था, कह रहा था कि हम अपनी बिरादरी को छोड़ के मुसलमान को वोट ना ही दें, हम तो उससे और भी जो है हमसे और उससे थोड़ी कहा सुनी हो गई। बड़ी मुश्किल से समझाया कि वोट जमलू ही को देना गांव के मान सम्मान की बात है। राकेश ने वोट देने की हामी तो भर ली, मगर एक शर्त के साथ।
और वो शर्त आप लोगों को बताना बेहतर नहीं है, हम बाद में जमलू भाई को बता देंगे। बालक राम ने बाद में जमलू को बताया कि राकेश की बिटिया की अगले महीने शादी है, तो 2000 रुपये का इंतज़ाम कर देना। इस दौरान जमलू के छोटे भाई ने आवाज़ लगाई कि भाई लोगों, सब लोग चाय पीते रहना। हकीम जी और बालक राम दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। लोगों को ये बावर कराने में दोनों एक दूसरे से सबकत से काम ले रहे थे कि जीत जमलू ही की होगी। करीब ही में हकीम जी के पास रियाजुद्दीन बैठा हुआ था। मोबाइल में छोटे छोटे रक्स वाले वीडियो देखने में मसरूफ़ था। अभी कुछ दिनों कबल जमलू प्रधान ने उसके घर का रास्ता कम करके रंजीत की दीवार बनवा दी थी। बाद में खुद ही जमलू शाम में रियाजू का हाल पूछने गया था। रियाजुद्दीन, सब ठीक ठाक है? पानी तो बरस रहा है। पानी तो बरस नहीं रहा है, खेतों का बुरा हाल है। धान की फसल इस बार भी लगता है पिछड़ जाएगी। लेकिन इन सब बातों से हटकर रियाजू मुँह बनाते हुए सर झुका लिया। रियाजू का दिल बेचैन हो रहा है कि गोया अंदर ही अंदर झुलस रहा है। जब शंकर पोस्टमैन तहसील कोर्ट से जारी करदा समन वाली चिट्ठी दे करके गया है। आखिर रियाजू से रहा नहीं गया, वो बर्दाश्त जवाब दे गई और बोल उठा, प्रधान जी क्या बताइए, हम तो रंजीत से कुछ बोले भी नहीं थे। जितनी मर्जी हुई आप सब लोगों ने रंजीत के हक में फैसला किया, हमने बिना किसी चूँ चढ़ा के मान भी लिया, और अब यह तहसील का मुकदमा और पुलिस। इसी बीच रियाजू की बीवी जो बर्तन साफ कर रही थी कहने लगी कि 2 महीने हो गए हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, ना कोई काम ना धाम, और ऊपर से रंजीत ने चौकी में हमारा नाम लिखवा दिया है। खाना मुश्किल हो रहा है। अब तहसील पुलिस कचहरी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये सब बातें जमलू बनावटी उदास चेहरा करके सुनते जा रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि अब अपना मिशन कामयाब हुआ। जमलू इससे कबल गांव के कई लोगों के साथ ही कर चुका था। जिसके बारे में शक होता कि वोट नहीं देगा, फर्जी समन भिजवा कर खुद ही उसकी पैरवी करता और खुद ही मुहसिन बन जाता। इस बनावटी एहसान के तले दबकर लोग उसके करीब भी आ जाते। इस गुर्बत और पैसों की मार झेल रहे लोग उसके पास भी आ जाते। जमलू ने यही मंसूबा रियाजू के लिए भी बनाया था। बाद इसके कि सुबह ही जमलू अपनी मोटरसाइकिल से रियाजू को तहसील ले गया। पूरा दिन तहसील में इंतज़ार करते करते शाम 3:30 बजे पेशी हुई। आखिर में कोई मद्दे मुकाबिल ना होने की वजह से रियाजू के एनओसी जारी हुई, जो कि होनी ही थी। शाम में लौट कर रियाजू जल्द ही जमलू के घर बैठक में चला गया। बैठक में रियाजू का ही जिक्र हो रहा था कि रियाजू का मामला जमलू भाई ने बहुत सस्ते में निपटा दिया है। रियाजू वरना धरती पर कहाँ था? अधिकारी लोग मिलकर लूट लेते। रियाजू सबकी बातों को बगौर सुन रहा था और मोबाइल की स्क्रीन को अंगूठे से स्क्रॉल करता जा रहा था। रियाजू को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कोई क्या कह रहा है और कोई क्या सुन रहा है। वो तो बस इसलिए आया है कि जमलू भाई और उसके साथी इस बात से नाबलग रहें कि रियाजू तमाम माजरे से वाकिफ़ है। क्योंकि जब ही रियाजू तहसील से वापस घर आया, रियाजू की बीवी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। देखते ही गुस्से से आग बबूला हो गई। कहने लगी, बस तुम इधर उधर के चक्कर काटते रहो, तुम्हारे सगे ही तुमको जिंदा दफन कर देंगे। रियाजू, अरे क्या हुआ? रियाजू की बीवी, 4 दिन पहले किसका घर बन रहा था? किसकी छत डलवा रहे थे? रियाजू, अरे वो मंसूर। रियाजू की बीवी, और कौन? वही तो जमलू के कहने पर रंजीत को थाने ले गया था और उसी ने मुकदमा करवाया। बस इधर उधर के चक्कर काटते रहो तुम, काहे की खबर ना रखियो। जमलू की बैठक में बैठे हुए रियाजू के जहन में यही सब ख्यालात आ रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर इस मोबाइल की स्क्रीन बंद करते हुए जमलू ऐसे उठा जैसे किसी अहम काम से फारिग हुआ हो। उठते हुए बोला, चलो बालक राम, सुबह धान की रोपाई भी तो करना है। काफ़ी देर से बैठने के सब उठते हुए बोला, इस बार जमलू भाई की टक्कर में कोई नहीं है, लहर है लहर। जमलू भाई समझो निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। रियाजू के लहजे में एक तंज था। हकीम जी, बालक राम और रियाजू रात करीब 11 बजे जमलू की बैठक से अपने घर वापस आए।
गांव में लोग सुबह सुबह आबदस्त के बहाने अपने खेतों की तरफ जरूर जाते हैं। गांव की यही मॉर्निंग वॉक होती है। दस्तूर के मुताबिक हकीम जी और बालक राम सुबह खेत देखने के दौरान एक साथ मिले और खेत की पगडंडी पर घंटों बैठे रहे। जमलू भाई की बैठक में होने वाली बातों की नाप तोल करते रहे। गांव के लोगों के ऊपर हुई ज्यादती को अपने ऊपर ज्यादती तस्वुर करते और सुबह सुबह जितने भी लोग खेतों की तरफ आते सभी बालक राम और हकीम जी की महफिल का हिस्सा बनते जाते। हर एक आने वाले साथी के लिए नए सिरे से बीड़ी जलाई जाती और हर कोई बालक राम और हकीम जी के साथ हाँ में हाँ मिलाकर रियाजू के साथ हुई ज्यादती की मजम्मत करता और आखिर में चलते चलते सभी साथी एक दूसरे से कहते कि देखो भाई, इस बार जीत जमलू भाई की ही है, लहर है लहर, जमलू भाई निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने तासुरात ज़रूर देंगे। थैंक यू।